नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो नेट के पाठ्यक्रम में इकाई 6 उपन्यास है। उस उपन्यासों में हम तमस उपन्यास देख रहे हैं और तमस उपन्यास के लगभग हमने 6 खंड देखे हैं। और ये 6 खंड लगभग हमने तीन चार वीडियो में देखे हैं। और आज जो है 7 खंड के आगे से आज हम देखेंगे। इसके 6वें खंड में हमने देखा कि जो लोग लड़ाई की तैयारी कर रहे थे और एक बुज़ुर्ग उनको कह रहा है कहता है कि वो तुम कमिश्नर से जाके मिलो। और वह इस 7वें प्रकरण में वो कमिश्नर से ही मिलने आते हैं का वो। और उसके साथ एक रणवीर और रणवीर के साथ जो अन्य एक साथी है वह एक हलवाई के यहाँ से बड़ी सी कढ़ाई तेल को उबालने के लिए लेने जाते हैं हलवाई की दुकान पर। और वो हलवाई को मारता है रणवीर। वहाँ तक हमने 6वें प्रकरण में देखा था खंड में। और यहाँ से 7वां खंड प्रारंभ होता है, वह हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। और यह सब कुछ निःशुल्क है। और निःशुल्क है, सिर्फ आपका मूल्य लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, यही है। और यह मूल्य आप अवश्य दीजिए। तो प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। हम जो है लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ रहे हैं। पीछे का आदि हम 2022 से पैटर्न देख रहे हैं नेट के एग्ज़ाम का। तो वह रचनाओं के अंदर से ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, जो कोई रचनाएं लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ता है वही वैसे प्रश्न सॉल्व कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। ये आप पिछले PYQ के पेपर, आप ये हाल ही में जो पेपर हुआ वह देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और उसी दृष्टिकोण से हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं आपको। एकदम निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं। सिर्फ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, यही हमारा मूल्य है। और यह हम मूल्य आप दो, यह मूल्य यही आशा रखते हैं। और हम प्रारंभ करते हैं। दफ्तर में मिलने की बजाय आप लोग घर पर मिलने आए। ज़रूर कोई बहुत ही ज़रूरी काम होगा, रिचर्ड ने मुस्कुराकर कहा। यानी वह जो लोग हैं वह कमिश्नर के पास गए हैं और रिचर्ड जो है वह कमिश्नर है। और वह कहता है कि मुस्कुरा कर कि दफ्तर में यानी ऑफिस से मिलने की बजाय तुम हमें घर पर मिलने क्यों आए हो। चपरासी ने चीख उठा दी। नागरिकों के शिष्टमंडल के सदस्य एक एक करके कमरे के अंदर दाखिल हुए। यानी चपरासी कह रहा है कि जो एक एक करके जो शिष्टमंडल के सदस्य जो है वह एक एक करके दाखिल आ रहे हैं। रिचर्ड दरवाजे के पास ही खड़ा रहा और कमरे में रखी कुर्सियों की ओर इशारा करता रहा और तैरती नज़र से शिष्टमंडल के सदस्यों की ओर देखता रहा। यानी वह रिचर्ड को मिलने वाले जो नागरिक थे या मंडली थे वह किस मंडल के सदस्य थे, तो वो शिष्टमंडल के सदस्य थे, याद रखिए। और फिर मेज के पीछे कुर्सी पर जा बैठा और बैठते ही पेंसिल हाथ में ले ली। 4 आदमी पगडंडियों वाले थे। एक सुमी टोपी वाला था, 2 गांधी टोपी वाले पहने थे। रिचर्ड ने अभी जो रिचर्ड को मिलने गए व्यक्तियों में से 4 आदमी जो थे वह पगडंडी वाले थे और 2 आदमी सुमी टोपी वाले थे और उसके बाद 2 आदमी गांधी टोपी वाली थे। यानी कुल कितने आदमी मिलने गए थे रिचर्ड को, तो कुल 8 आदमी मिलने गए थे। उसमें से 4 आदमी पगडंडी वाले थे, 1 आदमी दो आदमी सुमी, एक आदमी नहीं 7 आदमी मिलने गए थे, 7। तो 1 आदमी सुमी टोपी वाला था और उसमें से 2 आदमी जो थे वह गांधी टोपी वाले थे। केवल कुल 7 आदमी जो है वह रिचर्ड को मिलने रिचर्ड के घर जाते हैं। शिष्टमंडल के कितने नागरिक जो है वह शिष्टमंडल के कितने नागरिक रिचर्ड को मिलने रिचर्ड के घर जाते हैं, तो 7 आदमी जाते हैं। उसमें से 4 आदमी पगडंडी वाले थे, 1 सुमी टोपी वाला था और 2 गांधी टोपी वाले थे, याद रखिए। रिचर्ड ने शिष्टमंडल की बनावट से ही समझ लिया कि इसमें निपटना कठिन होगा ही। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। यानी वह रिचर्ड कहता है कि कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सदस्यों की डिप्टी कमिश्नर की शिष्टता बहुत भली लगी। इससे पहला कमिश्नर तो सीधे मुंह बात करता था। यानी इससे पहले यानी रिचर्ड से पहले जो भी कमिश्नर था वो ऐसे सीधे मुंह पर बात करता था, लेकिन रिचर्ड वैसा नहीं था। उससे मिलना तक मुश्किल हुआ करता था। अब तक रिचर्ड ने लगभग सभी सदस्यों का जायज़ा ले लिया था। पुलिस की रिपोर्टों से वह सियासी आदमियों के बारे में समझ गया था कि कौन कौन होंगे। गांधी टोपी वाला यही ढीला ढाला आदमी बख्शी होगा। यानी गांधी टोपी वाला कौन पहना था, तो बख्शी था।
बख्शी गया बख्शी होगा, जो 16 साल तक जेल काट चुका है और वह नुक्कड़ में बैठा रूमी टोपी वाला हयात बख्श है। यानी गांधी टोपी वाला जो है वह बख्शी है, और रूमी टोपी वाला कौन है, तो वह हयात बख्श है, याद रखिए। मुस्लिम लीग का कारकुन, साथ में मिशन कॉलेज का अमेरिकी प्रिंसिपल हार्वर्ड भी आया था, और ये लोग साथ में प्रोफेसर रघुनाथ की भी पकड़ लाए। याद रखिए, अमेरिकी प्रिंसिपल मिशन कॉलेज, यानी मिशन कॉलेज का अमेरिकी प्रिंसिपल कौन है, तो हार्वर्ड हर हर हार्वर्ड है, याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। और उसके साथ और एक प्रोफेसर का नाम आया, उसका नाम है रघुनाथ, उसकी भी पकड़ लाए थे ये, क्योंकि यह मेरा परिचित है। यानी रिचर्ड का परिचित कौन था, तो वो रघुनाथ था, प्रोफेसर। बाकी लोग विभिन्न संस्थाओं से आए होंगे। रिचर्ड बख्शी जी को मुखातिब यानी पहले से ही जानता हुआ है, होकर बोला, यानी मुखातिब होकर उनकी तरफ फिर मुख करके बोला, मुझे खबर मिली है कि शहर के अंदर तनाव पाया जाता है। हम इसी सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं। बख्शी जी बोले। बख्शी जी उत्तेजित थे। सुबह के सारे कार्यकलाप से वह खींचे हुए थे। अपनी पहलदमी पर पहले लीग के प्रधान के घर गए थे। फिर वहां बेरुखी देखकर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के पास ही शिष्टमंडल ले जाने का निश्चय किया था, और एक सदस्य को घर से पकड़ कर इकट्ठा किया था और अपने साथ ले आए थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है भाई साहब। सब लोग मिलकर नहीं जाते, उसको ज़बरदस्ती ले जाना पड़ता है। और खासकर जो सामाजिक कार्य ऐसी समाज की कोई बात हो तो कोई जाता ही नहीं है, उसको ज़बरदस्ती ले जाना पड़ता है। इकट्ठा किया था और अपने साथ ले आए थे। डिप्टी कमिश्नर के पास आने में किसी को ऐतराज़ नहीं था। सरकार की तरफ से फौरन ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे स्थिति काबू में आ जाए, वरना इस शहर पर चीलें मंडराएंगी। उन्होंने वही वाक्य दोहरा दिया जो बार बार उनके जहन में घूम रहा था। अन्य सदस्य चिंतित थे, पर बख्शी जी की उत्तेजना नहीं थी। यानी अन्य लोग चिंतित थे लेकिन बख्शी जी नहीं थे। तभी प्रोफेसर और रिचर्ड की नज़रें मिली। प्रोफेसर ही एक ऐसा हिंदुस्तानी था जिसके साथ रिचर्ड का थोड़ा बहुत उठना बैठना था। दोनों को अंग्रेजी साहित्य और भारतीय इतिहास में रुचि थी। यानी रिचर्ड को और किसको, प्रोफेसर, यानी रिचर्ड और प्रोफेसर रघुनाथ और रिचर्ड, इन दोनों को अंग्रेजी साहित्य और भारतीय इतिहास में रुचि थी, याद रखिए। और रिचर्ड को वह सदा ही एक सुशिक्षित व्यक्ति लगा करता था। आंखों में ही दोनों मुस्कुरा दिए, मानो कह रहे हो, ये लोग दुनियावी कामों में भी हमें घसीट लाए हैं, वरना हमारी दुनिया तो दूसरी है। रिचर्ड ने सिर हिलाया और पेंसिल से मेज को ठकोरा। सरकार तो बदनाम है। मैं अंग्रेज अफसर हूँ। ब्रिटिश सरकार पर तो आपकी विश्वास नहीं है। उसकी बात को तो आप कहाँ सुनेंगे। रिचर्ड ने व्यंग्य से कहा और पेंसिल ठकोरता रहा। मगर ताकत तो ब्रिटिश सरकार के हाथ में है और अब ब्रिटिश सरकार ने नुमाइशिंदा है। शहर की रक्षा तो आपको ही जिम्मेदारी है। बख्शी जी बोले, और बोलते हुए उनकी टट्टी कांप गई और उत्तेजनावश चेहरा पीला पड़ गया। ताकत तो इस वक्त पंडित नेहरू के हाथ में है। यानी ताकत इस वक्त पंडित नेहरू के हाथ में। रिचर्ड ने मुस्कुराकर धीमे से कहा। फिर बख्शी जी की ओर देखकर बोला, आप लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो अभी दोष ब्रिटिश, यानी आप जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में हो, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो, यानी विरुद्ध हो, और दोष भी तुम ब्रिटिश सरकार का, और आपस में लड़े तो अभी दोष ब्रिटिश सरकार का। यानी आप आपस में लड़ रहे तभी भी दोष ब्रिटिश सरकार का है, और न लड़े तो भी दोष ब्रिटिश सरकार का है, अंग्रेजी सरकार का है। उनके होठों पर मुस्कान बराबर बनी रही, पर वह फिर जैसे संभल गया और बोला लेकिन कहिए हमें इस मामले में मिलकर सुलझाना चाहिए। और उसने हयात बख्श की ओर देखा। अगर मुस्लिम मोहतात रहे तो कुछ नहीं होगा। हयात बख्श बोला, एवं मस्जिद के सामने जो कुछ पाया गया उसके पीछे हिंदुओं की बहुत बड़ी शरारत है।
आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें हिंदुओं की शरारत है? दानवीर लक्ष्मण नारायण ने उछल कर कहा और बोलते बोलते उनकी आवाज़ ऊँची हो गई। यानी हमने देखा कि किसने वो सूअर मरवाकर मस्जिद के सामने रखवाया था और यहाँ पर क्या आ रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें हिंदुओं की शरारत, यानी वो जो सूअर मारकर मस्जिद के बाहर रखा था, तो वो कहते कि ये हिंदुओं की ही चाल है। और रिचर्ड के लिए मामला अपने आप सुलझता जा रहा था। एक दूसरे को दोष देने से कोई लाभ न होगा, रिचर्ड ने आश्वस्त भाव से कहा। यानी रिचर्ड कहता है कि एक दूसरे से दोषी ठहराने से कोई लाभ नहीं हो सकता। आप लोग जाहिर है मामले को सुलझाने के लिए मेरे पास आए हैं। बेशक, हयात बख्श बोला, हम भी नहीं चाहते कि शहर में फिसाद हो, मार काट हो। लक्ष्मी नारायण को बड़ा अकेला महसूस हुआ। लक- लक्ष्मी नारायण को बड़ा अकेला महसूस हुआ। उन्हें अपने धर्म बंधुओं पर गुस्सा आया। वे भी साथ में होते तो इस वक्त उन्हें अकेले तो मुसलमानों के खिलाफ न बोलना पड़ता। डिप्टी कमिश्नर को 10 बातें बताते कि कैसे जामा मस्जिद में असला इकट्ठा किया जा रहा है, कैसे एक गाय को काट डाला गया है। यहाँ बोलना तो नक्कू बनने वाली की बात थी। शायद यही बेहतर था कि हिंदू सिखों का वज़फ़ अलग से डिप्टी कमिश्नर से मिलता, उनके सामने स्याह और सफ़ेद खोल कर रखता। बख्शी जी ने रिचर्ड को संबोधन करते हुए कहा, अगर शहर में पुलिस गश्त करने लगे, जगह जगह फौज की चौकियां बिछा दी जाए तो दगा फिसाद नहीं होगा, स्थिति काबू में आ सकेगी। और रिचर्ड ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराकर बोला, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, फौज का इंतज़ाम तो मेरे हाथ में नहीं है। यानी रिचर्ड क्या कहता है, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, मेरे हाथ में फ़ौज का कुछ नहीं है, इंतज़ाम मैं फ़ौज का नहीं कर सकता। यहाँ पर छावनी तो है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि फ़ौज मेरे हुक्म से काम करती है। छावनी भी ब्रिटिश सरकार की है और हुकूमत भी ब्रिटिश सरकार की है। बख्शी जी ने कहा, अगर आप फौज बैठा देंगे तो मामला काबू में आ जाएगा। यानी कौन कहता है? ये बख्शी जी कहता है। रिचर्ड ने सिर हिला दिया। फौज में ने रिचर्ड ने सिर हिला दिया और कहा, फौज को मैं हुक्म नहीं दे सकता, यह तो आप भी जानते होंगे। डिप्टी कमिश्नर को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आप फौज नहीं बैठा सकते तो शहर में कर्फ्यू लगा दे, इसी से स्थिति संभल जाएगी, पुलिस की ही चौकियाँ बैठा दी जाएगी। यानी वह कहते हैं कि यदि आप पुलिस के बंदोबस्त नहीं कर सकते तो जगह जगह शहर में दंगा कर्फ्यू लगा दो कि पुलिस जो है अपने आप आ जाएगी। ये छोटी सी बात को लेकर कर्फ्यू लगा देने से क्या शहर में घबराहट और ज़्यादा ज़्यादा न फैलेगी? आप क्या सोचते हैं? रिचर्ड ने इस लहजे में ये शब्द कहे मानो उसे मशवरा मांग रहा हो। पर साथ ही उसने रैक में से एक कागज़ उठाया और उस पर पेंसिल से कुछ लिख लिया और फिर घड़ी की ओर देखा। सरकार अपनी ओर से जो कोई कार्रवाई कर सकती है ज़रूर करेगी, रिचर्ड ने आश्वासन के स्वर में कहा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी प्रचलित वाक्य है किसी भी सरकारी अफसर का, कि वह कहते कि सरकार जो है वह अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, कार्रवाई कर रही है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, आज भी यह आपको वाक्य सुनने को मिलेगा, ऊपर से सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा। लेकिन आप लोग शहर के नेता हैं, लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। आपको चाहिए कि आप मिलकर लोगों से अपील करें कि अमन कायम रखें। अमन यानी शांति। 2-3 सिर फौरन हिलने लगे। साहब ठीक कहते हैं, रिचर्ड कहे जा रहा था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के लीडर यहाँ पर मौजूद है। आप सरदार जी को साथ ले लीजिए और सब मिलकर अमन कमेटी बनाइए और काम शुरू कर दीजिए। सरकार आपकी हर तरह से मदद करेगी। यह तो हम करेंगे ही। बख्शी जी फिर उत्तेजित शोर में बोले, मगर इस वक्त हालत नाजुक है। अगर मार काट शुरू हो गई तो उसे संभालना कठिन होगा। अगर एक हवाई जहाज की शहर के ऊपर उड़ जाए तो लोगों को काना कान हो जाएंगे कि सरकार
सरकार बाखबर है। फिसाद को रोकने के लिए इतना भी काफ़ी है, यानी शहर से ऊपर से हवाई जहाज़ लेकर जाओ, वो आवाज़ से वो हवाई जहाज़ की आवाज़ से लोगों को लगेगा कि सरकार जो है देख-रेख कर रही है। रिचर्ड ने फिर से सिर हिला दिया, मुस्कुराया और कागज़ पर पेंसिल से कुछ लिख लिया। हवाई जहाज़ों का महकमा भी मेरे अधीन नहीं है। रिचर्ड ने मुस्कुराकर कहा, आपके अधीन सब कुछ है साहब, अगर आप कुछ करना चाहे तो इतना चुप भी रहना ठीक नहीं है, यानी इतना चुप भी रहना कुछ ठीक नहीं है। रिचर्ड ने सोचा, यह आदमी बढ़ता ही जा रहा है, यानी वह बोलता जा रहा है। वास्तव में आपका मेरे पास शिकायत लेकर आना ही गलत था। यानी कमिश्नर रिचर्ड कह रहा है कि वास्तव में आपका जो है मेरे पास शिकायत लेकर आना ही गलत है। आपको तो पंडित नेहरू या डिफेंस मिनिस्टर सरदार वल्लभ सिंह के पास जाना चाहिए। यानी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो सरदार वल्लभ सिंह है, याद रखिए। सरकार की बागडोर तो उनके हाथों में है। यह कहते ही कि हंस दिया। डिप्टी कमिश्नर का रुख देखकर बाकी लोग चुप हो गए, पर बख्शी जी फिर उत्तेजित होकर बोले, हमें खबर मिली है कि अभी घंटा भर पहले आपके अंग्रेज पुलिस अफसर गवर्नर साहिब ने ज़बरदस्ती एक मुसलमान परिवार को एक घर से निकाला है। इससे उस सारे इलाके में तनाव बढ़ गया है। यानी एक बात याद रखिए, हर एक ज़िले के जिला अधिकारी को, यानी कमिश्नर यानी जिला अधिकारी को वहाँ के एक अधिकार रहता है। जिस प्रकार एक देश का पूरे देश पर अधिकार जो है राष्ट्रपति का रहता है, उसी प्रकार पूरे ज़िले पर सुरक्षा को लेकर या हर एक काम में जिला अधिकारी का ये रहता है, अधिकार रहता है। एक घर से निकाल दिया है, इससे उस सारे इलाके में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि वह मुसलमान एक हिंदू मालिक मकान किराएदार था। मैं सोचता हूँ शहर की हालत को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई को स्थगित किया जा सकता था। रिचर्ड को इस घटना के बारे में मालूम था, बल्कि पुलिस अफसर ने कार्रवाई करने से पहले रिचर्ड से मशवरा भी किया था, और रिचर्ड ने यह कह दिया था कि कोर्ट के फैसले पर अमल करना रोज़मर्रा की सामान्य कार्रवाई है। उसे स्थगित करने में कोई तुक नहीं। लेकिन उसमें शिष्टमंडल के सदस्यों पर जाहिर नहीं होने दिया। वह इस घटना के बारे में कुछ भी जानता है। पेंसिल से कागज पर कुछ लिखते रहने के बाद उसने कहा, मैं दरियाफ्त करूंगा। और फिर घड़ी की ओर देखा। इस पर हर्बर्ट जी बड़ी उम्र का अमेरिकी पादरी और स्थानीय मिशन कॉलेज का प्रिंसिपल था। धीमी आवाज़ में बोला, शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है। यानी ये कहते हैं कि शहर की हिफाजत का, यानी शहर की सुरक्षा का जो सवाल है वह राजनीतिक सवाल नहीं है, वह सामाजिक सवाल है। यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर का सवाल है, शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। इसमें अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाना होगा। सरकार का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर शहर की स्थिति को संभाल लेना चाहिए। हमें इसी वक्त शहर का दौरा करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, उससे अपील करनी चाहिए कि वे आपस में नहीं लड़े। रिचर्ड ने फौरन इस सुझाव का समर्थन करते हुए इसे और भी ज़्यादा ठोस शक्ति में पेश किया। मेरा सुझाव है कि बस ले ली जाए और उस पर लाउड स्पीकर लगा दिया जाए। यानी एक बस ले ली जाए और उस बस पर लाउड स्पीकर लगा दिया जाए। आप लोग उसमें बैठ जाइए और शहर भर में घूमकर लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए। रिचर्ड के मुंह से यह शब्द निकलने की देर थी कि शहर बागीचे की ओर से तरह तरह की घबराहट भरी आवाज़ें सुनाई देने लगी। यानी बाहर से तरह तरह की आवाज़ें आने लगी। पुल के पार एक हिंदू को कत्ल कर दिया गया। यानी पुल के उस पार एक हिंदू का कत्ल कर दिया। बाहर बैठे चपरासी से कोई आदमी कह रहा था, सभी बाजार बंद हो गए। शिष्टमंडल के सदस्यों के कान खड़े हो गए। डिप्टी कमिश्नर का बंगला शहर में बहुत दूर था। अगर सचमुच फिसाद छिड़ गया है तो उसके लिए अपने अपने घर तक पहुंच जाना
असंभव हो जाएगा। तभी दूर दूर बंगले के पार किसी तांगे के सरपट दौड़ने की आवाज़ आई। सड़क पर किसी के भागते कदमों की भी आवाज़ आई। लगता है शहर में गड़बड़ शुरू हो गई है। लक्ष्मी नारायण ने घबराकर कहा और उठ खड़ा हुआ। जो भी मुमकिन हुआ किया जाएगा, रिचर्ड ने कहा। यानी रिचर्ड कहता है कि जो भी मुमकिन होगा, यानी जो करना आवश्यक है वह मैं करूँगा। गड़बड़ शुरू हो गई है तो बुरी बात है। एक एक करके सभी सदस्य उठ खड़े हुए और चीख उठाकर बाहर आने लगे। डिप्टी कमिश्नर भी दरवाजे तक उसके साथ आया। आपको भेजने का इंतज़ाम हम करेंगे। यानी रिचर्ड कहता है कि आपको भेजने का यहाँ से जो है बंदोबस्त हम करेंगे और पुलिस के कुछ सिपाही आपके साथ जाएंगे, रिचर्ड ने कहा और मेज पर रखे टेलीफोन की ओर मुड़ा। आप हमारी चिंता न करिए। वो शिष्टमंडल के सदस्य कहते हैं कि आप हमारी चिंता मत करिए। ज़रूरी यह है कि शहर में गड़बड़ न हो। बख्शी जी ने बाहर आते हुए कहा। यानी बख्शी जी कहते हैं कि आप हमारी चिंता मत कीजिए, शहर में कुछ गड़बड़ी दंगा फसाद न हो, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी भी वक्त है, आप कर्फ्यू लगा दे। साहब ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। यानी वो बख्शी जी कहता है कि अभी भी वक्त है, समय है, आप शहर में कर्फ्यू घोषित कर दीजिए। तो वह यानी रिचर्ड ने सिर हिला दिया। बंगले में से निकलते ही शिष्टमंडल के सदस्यों के दिमाग में जैसे धूल उड़ने लगी। फाटक पार करते ही उन्होंने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया था। कुछ दूर तक वे एक साथ चलते गए। फिर सहसा लक्ष्मी नारायण और सरदार जी सड़क पार करने लगे। लक्ष्मी नारायण ने सिर पर से पगड़ी उतारकर बगल में दबा ली और भागता हुआ सा सड़क पार करने लगा। बंगले के बाहर सड़क पर पहुंचने पर दाएं हाथ ढलान पड़ती थी, जो सीधी उस पुल तक चली गई थी जो शहर के छावनों से अलग करता था। हर्बर्ट अपनी साइकिल पर आया था। यानी हर्बर्ट किस पर आया था? साइकिल पर आया था, याद रखिए। साइकिल पर आया था। वह वृद्ध आदमी अभी भी साइकिल चलाता था। वह धीरे धीरे साइकिल चलाता हुआ ढलान उतर गया। एक बार उसके उसके मन में आया कि पूछेगी अमन कमेटी की मीटिंग कब है, कहाँ होगी। पर इन लोगों को घबराए देखकर चुप ही गया। अगर फिसाद फूट पड़ा है तो मीटिंग अब क्या होगी। हयात बख्श भाग नहीं रहा था, केवल तेज तेज चलता जा रहा था और बार बार पीछे की ओर मुड़कर देख रहा था। पीछे की ओर लगभग लगभग सभी घूम घूम कर देख रहे थे। यानी पीछे से कोई आ रहा है क्या, कोई पीछे से पत्थर न फेंक कर मारे, कोई वार ना करे, इसलिए कोई बात नहीं, आराम से चलो। इलाका इलाका मुसलमानी है, उसने मन ही मन कहा। सड़क पार सरदार जी कदम बढ़ाते हुए, यानी सड़क के उस पार से सरदार जी हुए कदम बढ़ाते हुए आगे निकल गए। उसके पीछे लगभग 10 गज की दूरी पर लक्ष्मी नारायण चला जा रहा था। देह भारी होने के कारण उसके लिए तेज चलना कठिन होता था। क्यों? लक्ष्मी नारायण का देह भारी था, मोटा तगड़ा था, इसलिए वो तेज नहीं चल सकता था, कठिन हो रहा था। और वह बार बार रुमाल से अपनी गर्दन पोंछ रहा था। बख्शी और मेहता कुछ देर तक गेट के पास ठिठके खड़े रहे। फिर वे भी ढलान उतरने लगे। आओ टांगा कर ले। यानी वो कहते कि आओ टांगा कर ले, टांगे पर जाएंगे, पैदल पहुंचने में देर लगेगी। मेहता ने कहा। बख्शी रुक गया। एक टांगा पीछे से आ रहा था। मेहता ने घोड़े की टाप सुनी और सड़क के किनारे खड़ा हो गया और हाथ हिला हिला कर उसे रुक जाने के लिए कहने लगा। कहाँ जाना है? यानी टांगे वाले कहते कहाँ जाना है। फिर वो कहते कि सावले रंग के छोटी उम्र के गाड़ीवान ने घोड़े की रास खींचते हुए कहा। घोड़े की रास यानी जो डोर लगाम जो होती है वो अट्टे अट्टे तक ले चलो, यानी अट्टे तक ले चलो। वो कहता है टांगे वाला 2 रुपये होंगे। किस बात के 2 रुपये? मजाक है। पुरानी आदत के मुताबिक बख्शी ने कहा। तांगा चलने को हुआ, यानी तांगा चलने को हुआ कहाँ के दिए तो। बैठो बैठो, बख्शी जी को जो मांगता है दो। यह वक्त सौदा करने का नहीं है, चलो बैठो। यानी बख्शी जी कहते कि जो मांगता है वो दो, ये जो समय है बराबर हिसाब करने का नहीं है। और मेहता जी पिछली सीट पर बैठ गए। जल्दी शहर पहुंचो। उन्हें टांगे पर चढ़ते देखकर लक्ष्मी नारायण भी मुड़कर उन्हीं की तरफ जाने लगा, लेकिन टांगा चल पड़ा। यानी लक्ष्मी नारायण भी टांगे पर बैठकर जाना चाहता था, लेकिन टांगा आगे बढ़ गया।
लक्ष्मी नारायण सड़क के बीचों बीच खड़े उन्हें देखते ही रह गए। हिंदू हिंदू के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा, यानी हिंदू हिंदू के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। प्राचीन काल से यही कुछ होता आ रहा है, वहारे हिंदुओं। यानी ये जो है, यह लेखक का कथन है, लक्ष्मी नारायण के तरफ से कहता है बख्शी जी, और मेहता को कहता है कि हिंदू हिंदू के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। प्राचीन काल से यही कुछ होता आ रहा है, वहारे हिंदू हो। यानी ये कहते हैं कि, कहने का मतलब ये है इस वाक्य का कि जो मेहता और बख्शी जो नहीं लक्ष्य मेहता और ये बख्शी जो तांगे पर गए, तो उन्होंने आवाज़ देकर लक्ष्मी नारायण को, "ओ लक्ष्मी नारायण रुकिए, चलो हम तांगे पर जाएंगे", ऐसा कहना चाहिए था। तो वह कहते कि हिंदू हिंदू के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। ये प्राचीन काल से ही कुछ ऐसा ही होता आ रहा है। लक्ष्मी नारायण ने शोभ से मन ही मन कहा, और छड़ी अ, ठकोरता उन्हीं कदमों पटरी की ओर वापिस लौट लगा। यानी ये मन ही मन लक्ष्मी नारायण का कथन है। उपयुक्त हिंदू हिंदू के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा, प्राचीन काल से यही कुछ होता आ रहा है, यह लक्ष्मी नारायण मन ही मन कहता है। इस बीच बाकी तीन व्यक्ति एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से काफ़ी फासले पर ढलान पर उतर रहे थे। लक्ष्मी नारायण ने थोड़ा आगे हकीम अब्दुल अब्दुल गनी थे, जो कांग्रेस कमेटी के रुकन और पुराने कार्यकर्ता थे। यानी यहाँ पर याद रखिए, अब्दुल गनी जो है, अब्दुल गनी कांग्रेस कमेटी के रुकन और पुराने कार्यकर्ता थे, याद रखिए। उनके आगे सरदार जी थे, और सबसे आगे हयात बख्श। हयात बख्श ने कोट उतार कर कंधों पर डाल लिया था। तांगे में बैठते ही बख्शी जी ने कहा, कुछ लोगों को तांगे में बिठा लो। यानी तांगा आगे बढ़ गया, तो बख्शी जी ने कहा, कुछ लोगों को टांगे में बिठा लो, किसी को नहीं बिठाओ। बिठाओ बख्शी जी, यही बाएं हाथ की सड़क से निकल चलो, वे अपना इंतज़ाम कर लेंगे। मेहता बोला, यानी मेहता कहता है कि बख्शी जी इधर जी जाएंगे, किसी को मत बिठाओ, ऐसा वो कहते हैं, वह अपना अपना बंदोबस्त कर लेंगे। मेहता बोला, फिर तर्क देने की कोशिश करने लगा, किस किस को बिठाओगे। यानी वो मेहता कहता है कि तुम किस किस को बिठाओगे, कोई एक दो थोड़ी ही है। बख्शी जी को लगा जैसे तांगे में बैठकर वह कोई भूल कर बैठे हैं। यानी बख्शी जी को लग रहा था कि तांगे में बैठकर कोई भूल गए हैं, क्योंकि साथ में आए थे, साथ के लोग हैं, एक ही कमेटी के हैं, तो साथ साथ चलना चाहिए। उन्हें मेहता पर खींच उठी, अपने पर खींच उठी कि क्यों वह मेहता मेहता तथा अन्य लोगों की बातों में आ जाते हैं। यहाँ इकट्ठे इकट्ठे आए थे, इकट्ठे ही जाना चाहिए था, पर वहाँ फिर भी बैठे रहे। यानी इकट्ठे आए थे, एक साथ आए थे, तो एक साथ ही जाना चाहिए था, और एक ही कमेटी के थे। टांगा जब हयात बख्श के पास से गुजरा, तो हयात बख्श हंसकर बोला, भागते हो कराड़ो, पहले इश्तेहाल देते हो, बाद में भागते हो। यानी पहले इश्तेहाल देते हो और बाद में भागते हो। बख्शी जी के साथ उसकी बेतल्लुकी थी, बे बेतल बेतकल्लुफ़ी थी। इसी शहर में दोनों बड़े हुए थे। अलग अलग राजनीति के बावजूद वे एक दूसरे से हंसकर मिलते थे। दोनों का आपस में मजाक चलता था। यानी बख्शी जी और मेहता जो थे, वह दोनों अलग अलग पक्ष के थे, अलग अलग पार्टी के राजनेता थे, लेकिन दोनों वो हंसकर मिलते थे, हंस की मजाक करते थे। हयात बख्श ने घूमकर पीछे देखा, अपने पीछे सरदार बिशन सिंह को आता देखकर बोले, बख्शी जी तो निकल निकल गए, अमल करवाने चले थे। यह तो अ, ये तो खसलत है इन लोगों की। यानी ये तो खसलत है इन लोगों की, कहते हैं कि ऐसा ही छोड़कर जाना। पर सरदार बिशन सिंह चुप रहा, सिर नीचा किए चलता गया। सबसे पीछे चलते हुए लक्ष्मी नारायण की ख्वाहिश हुई कि आगे बढ़कर जैसे तैसे हयात बख्श के साथ हो ले। यानी ये लक्ष्मी नारायण थोड़े मोटे मोटे हैं, तो उसको तेज चलना नहीं होता। यह इलाका मुसलमानी था, और मुसलमान के साथ साथ चलते हुए बेखतर होगा। यानी यह मुसलमानों का इलाका है, और मुसलमान के साथ चलते हैं तो कोई खतरा नहीं आएगा। हयात बख्श को जानते भी सभी लोग हैं। यानी हयात बख्श को सभी मुसलमान लोग जानते थे। ठहरो जी ठहरो, जल्दी भी क्या है, उसने ऊंची आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ सुनकर तीनों व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर रुक गए, पर लक्ष्मी नारायण छड़ी पटपटाते सीधे निकलते गए, और अंत में हयात बख्श जहाँ पहुँचे। बहुत बुरी बात होगी होगी अगर शहर में गड़बड़ हो गई, उसने कहा, और हयात बख्श के साथ साथ चलने लगा। हयात बख्श लक्ष्मी नारायण का इरादा समझ गया था, और उसमें हयात बख्श का अपना हित था, क्योंकि पुल पार करने के बाद
थोड़ी दूर आगे जाने पर हिंदुओं का मोहल्ला शुरू हो जाता है। यानी कुछ दूर जाने के बाद, पुल पार करने के बाद हिंदुओं का इलाका शुरू होता है। तो वहाँ जो है वहाँ हयात बख्शी जो है फिर इसके सहारे चला जाएगा, किसके वो बड़ा कौन है, लक्ष्मी नारायण के साथ चला जाएगा। और हयात बख्श का घर उसमें भी आगे था, यानी हयात बख्श का घर उससे आगे था। लक्ष्मी नारायण साथ में होगा तो हिंदुओं का मोहल्ला वह पार कर देगा। यूँ हयात बख्श भी जानता था कि डर खतरे वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। सभी लोग शहर के जाने जाने माने बुजुर्ग थे, कोई उन पर आसानी से हाथ नहीं उठा सकता। यानी ये सब कमेटी के लोग जो थे जाने माने, सभी जो उसको जानते थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, और कोई ऐसे सजी हाथ नहीं उठा सकता था। तांगे में बैठे बख्शी जी मन ही मन बड़े क्षुब्ध और विचलित हो उठे थे। जब भी किसी प्रकार के संकट की स्थिति होती तो वह बड़बड़ाते साथियों के साथ साथियों के साथ पीज कर बोलते उनका दिमाग काम करना बंद कर देता था। भावनाओं के रेले के सामने सभी कुछ ढह जाता था। यानी कौन भावनाओं में बोलते समय आते थे, तो बख्शी जी थे। भावना बोलने में भावनाएं उभर आती थी। अ, चीले उड़ने उड़ चीले उड़ेगी, मेहता जी शहर पर चीले उड़ेगी, उन्होंने फिर से कहा, और झांक झांक कर टांगे के बाहर देखने लगे। आप तो जो होगा देखा जाएगा, पहले से तो शहर पहुंचो। इस पर बख्शी जी तुनकर बोले, शहर पहुंचकर क्या हो जाएगा, आप तो सिर पर आ गई है। यानी शहर पहुंचकर क्या हो जाएगा, आप जो है मुसीबत जो है वह सिर पर आ रही है। मेहता घबराया हुआ जरूर था, लेकिन बख्शी की तरह तरह वह भोपलाया हुआ नहीं था। डिप्टी कमिश्नर ने अ, बा डिप्टी कमिश्नर ने बात तो सुनी। पहला डिप्टी कमिश्नर तो सीधे मुंह बात नहीं करता था। यानी इस रिचर्ड ने जो कमिश्नर था उसने बात तो सुनी, लेकिन इससे पहले का कमिश्नर तो था, मुंह से बात भी नहीं करता था। यह क्या कर लेगा, खोती का सिर। बख्शी जी खींच कर बोले, इसने हमारी कौन सी बात सुनी। फिर बख्शी जी का दिमाग दूसरी ओर जाने लगा। किसी का एतबार नहीं किया जा सकता। मेहता बोला, मुसलमान का नहीं तो हिंदू का किया जा सकता है। बख्शी ने फिर तुनकर कहा, देखो बख्शी जी, बात छोटी है, मगर दानिशमंद को किसी से पता चल जाता है। मुबारक अली जिला कांग्रेस कमेटी का मेंबर है। यानी मुबारक अली यह कांग्रेस कमेटी का मेंबर है। खादी का कुर्ता और खादी की सलवार पहनता है। यानी वह मुबारक अली यह जो है कांग्रेस का मेंबर है, कांग्रेस कमेटी का मेंबर है। कौन? मुबारक अली, और खादी का कुर्ता और खादी की सलवार पहनता है, याद रखिए। सिर पर पेशावरी टोपी पहनता है, गांधी टोपी नहीं पहनता। यानी पेशावरी टोपी पहनता है सिर पर, लेकिन गांधी टोपी नहीं पहनता। मुजफ्फर को छोड़कर कोई भी कांग्रेसी मुसलमानी गांधी टोपी नहीं पहनता। यानी कौन सा मुसलमान जो है वह गांधी टोपी पहनता है, तो मुजफ्फर जो है वह ही गांधी टोपी पहनता है मुसलमान कांग्रेस कमेटी का, अन्य कोई नहीं पहनता, याद रखिए। बख्शी ने जेब में से रुमाल निकालकर पसीना पोंछा और पगड़ी को बगल के नीचे निकल कर गोद में रख लिया। हिंदू सभा वालों ने मोहल्ला कमेटियाँ बनाई है, हमसे तो वह भी नहीं हो सकता। यानी हिंदू सभा वालों ने जो मोहल्ला कमेटियाँ बनाई है, लेकिन हमने वो भी नहीं बनाई। मोहल्ले मोहल्ले में अमन कमेटियाँ बना लेते। यानी मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में अमन कमेटियाँ, शांति की कमेटियाँ बना लेंगे। मेहता ने गर्दन पोंछते हुए कहा, डूब मरो मेहता जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बख्शी जी विपक कर बोले, क्यों डूब कर मरूं, मैंने क्या किया है। दो बेड़ियों में टांग रखना अच्छा नहीं होता। यानी दो बेड़ियों में टांग डालना अच्छा नहीं होता। तुम हमेशा यही करते रहे हो, एक टांग कांग्रेस में, दूसरी हिंदू सभा में। यानी वो कहता है कि कौन वो दो बेड़ियों में पाँव डालने की कोशिश कर रहा है, तो बख्शी जी जो है वह कहता है, क्योंकि ये वो कभी हिंदू सभा की बात करते हैं तो कभी कांग्रेस की बात करते हैं। तुम समझते हो किसी को मामूली नहीं, सभी को मालूम है। यानी सभी को मालूम है, तुम्हें पता होगा किसी को मालूम नहीं, लेकिन सभी को तुम्हारी आदत मालूम है। अगर फिसाद हो गया तो
तुम मुझे बचाने आओगे। नाले के पार का सारा इलाका मुसलमानी है और मेरा घर नाले के सिर पर है। फिसाद हो गया तो उस वक्त तुम मुझे बचाने आओगे या बापूजी जाकर आकर बचाएंगे। यानी फिसाद यानी कोई संकट आएगा कि मैं तुम्हें बचाने आऊँगा या बापूजी यानी गांधी जी आएंगे। उस वक्त तो मुझे मोहल्ले वाले हिंदुओं का ही आसरा है। छुरा मारने वाला मुझसे यह तो नहीं पूछेगा कि तुम कांग्रेस में थे या हिंदू सभा में थे। यानी वह कह रहा है कि कोई छुरा मारने वाला है, कोई मारने ही आया है तो वो क्यों पूछेगा कि तुम कांग्रेस के हैं या हिंदू सभा के हैं, यहाँ के हैं या वहाँ के हैं। वो तो अपना मारकर काम कर कर चला जाएगा भाई। अब चुप क्यों हो गए हो? डूब मरो मेहता जी, डूब मरो। यही वक्त होता है जब आदमी के विश्वास परखे जाते हैं। तुमने ये बात सही है मेहता जी, ये बात सही है, बख्शी जी ठीक कहते हैं कि ऐसे बुरे समय में यही आदमी कैसा है देखा जा सकता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका साथ कैसा है देखा जा सकता है, परखा जा सकता है। तुमने बहुत बहुत माया इकट्ठी कर ली है, माया यानी पैसा। तुम्हारी अक्ल पर चर्बी बढ़ती गई है। तुम्हारा घर मुसलमानों के मोहल्ले के पास है तो क्या मेरा हिंदुओं के मोहल्ले में है? तुम्हारा क्या है? तुम तो साधु बैरागी हो। तुम्हारी न रत्न कंत तुम्हें कोई मारकर क्या करेगा। यानी तुम्हारे पास कोई रत्न नहीं है, नहीं रत्न कंत यानी पैसा, धन पैसा कुछ भी नहीं, तो तुम्हें कोई मारकर क्या करेगा? मेहता ने कहा। फिर वह भी उबल पड़ा। कहाँ था लतीफ़ को कांग्रेस के दफ्तर में से निकालो, मैं लिख कर दे सकता हूँ कि वह खुफिया पुलिस का आदमी है। यानी ये कौन खुफिया पुलिस का आदमी है कहते हैं? तो लतीफ़ जो है वह, और हम सब की रिपोर्ट देता है। डायरिया लिखता है, तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी। फिर भी तुम आस्तीन का सांप पाल रहे हो। यानी ये किसको आस्तीन का सांप कर रही है? लतीफ़ को। उधर मुबारक अली उधर लिगियों के साथ साठ बाँट कर रहा है और तुमसे भी पैसे लेते हैं। लीग वालों से भी लेता है। यानी तुमसे ही पैसे लेता है और लीग वालों से। कौन? मुबारक अली। पक्की ईंटों का मकान उसने बनवा लिया है। फिर तुम लोग तो अच्छे हो, सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखते। ले देकर 2-3 मुसलमान तो हमारे बीच में काम करते हैं, उन्हें भी निकाल दे। तुम्हारी अक्ल ठिकाने है या नहीं? एक लतीफ़ बुरा है तो सभी बुरे हो गए। यानी एक लतीफ़ मुसलमान बुरा है तो बाकी के मुस्लिम जो है हमारे साथ में रहे वह भी बुरे नहीं है। हकीम जी भी बुरे हैं, जो तुमसे भी पहले का कांग्रेस में काम कर रहे हैं। अजीज़ अहमद बुरा है। तांगा ढलान ढलान उतर चुका था और पुल की ओर घूम गया था। दाई ओर इस्लामिया स्कूल बंद पड़ा था। यानी दाई ओर यानी पुल के दाई ओर कौन सा स्कूल था? तो इस्लामिया स्कूल था, याद रखिए। सड़क पर आमद आमद रफ्त बहुत कम थी। इस्लामिया स्कूल की इमारत के बाहर 4-5 आदमी गार्ड बांधे पर खड़े थे। किसी किसी वक्त कोई टांगा या साइकिल सवार सड़क पर से गुजर जाता था। पीछे अभी वे चारों लोग ढलान पर से उतर रहे थे, जो पैदल थे वह। बिजली दफ्तर के सामने हयात बख्श को मौला दाद सड़क के किनारे खड़ा मिल गया। दाढ़ी वाला मौला दाद जो बिजली कंपनी में क्लर्क था। यानी बिजली कंपनी में कौन क्लर्क था? याद रखिए, जो मौला दाद जो है वह बिजली कंपनी में क्लर्क था, यानी लिपिक था, लिखने का काम करता था। याद रखिए, बिजली विभाग में कौन था? तो मौला दाद था, क्लर्क था और मुस्लिम लीग का कारकुन था। यानी मुस्लिम लीग का कारकुन और बिजली कंपनी का क्लर्क, यह जो है मौला दाद है। याद रखिए। क्या कर आए हो? उसने हयात बख्श से पूछा। डिप्टी कमिश्नर से मिलने गए थे। यानी डिप्टी कमिश्नर के तुम मिलने गए थे, क्या करके आए हो? ये मौला दाद करता है। मिल आए हैं। वहाँ पर उसके पास बैठे होते कि बाहर शोर हुआ। यानी वहाँ गए और मिलकर आए, वहाँ गए कि शोर शुरू हुआ। सभी ने सोचा गड़बड़ हो गई है और मीटिंग बर्खास्त हो गई। सभी वहाँ से निकल आए। शहर की क्या खबर है? तनाव है, तनाव बढ़ रहा है। रास्ते के पास सुनते ही कोई गड़बड़ हुई है। इधर पीछे क्या हाल है? पीछे ठीक है। यानी वो कहती कि पीछे, वो मौलादात को कहता है कि पीछे सब ठीक है और शहर में कुछ गड़बड़ हुई है। इतने में हकीम अब्दुल गनी और सरदार बिशन सिंह भी पहुंच गए।
कुछ फासला अलग अलग तय करने के बाद दोनों एक साथ चलने लगे थे। हकीम हकीम कांग्रेसी मुसलमान थे। बिशन सिंह को इनके साथ 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 चलने में संकोच नहीं हुआ। फिसाद होना भी नहीं चाहिए। लक्ष्मी नारायण बोला, बहुत बहुत बुरी बात है। मौलादाद ने बड़ी तीखी नज़रों से लक्ष्मी नारायण की ओर देखा। देखा, आप लोगों का बस चले तो आप तो फिसाद करा कर ही छोड़ेंगे। हम ही लोग बर्दाश्त किए जा रहे हैं। फिर उसकी नज़र हकीम जी पर पड़ी और उन्हें देखते ही मौलादाद का पारा तेज हो गया, यानी गुस्सा आ गया। यह हिंदुओं का कुत्ता भी आपके साथ गया था, यानी ये मौलादाद को हिंदुओं का कुत्ता कहता है, याद रखिए। यह किसकी नुमाइश करने गया था। तीनों चुप हो गए। हकीम जी सुना अनसुना करते हुए मुंह ऊंचा ऊंचा किए पुल की दिशा में देखने लगे, पर मौलादाद हकीम जी को देखते ही तिलमिला उठा था। मुसलमान का दुश्मन हिंदू नहीं है। मुसलमान का दुश्मन वह मुसलमान है जो दुम हिलाता हिंदुओं के पीछे पीछे जाता है, उसके टुकड़ों पर पलता है। ये याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। यह मौलादाद का कथन है, याद रखिए। मुसलमान का दुश्मन हिंदू नहीं है। मुसलमान का दुश्मन वह मुसलमान है जो दुम हिलाता हिंदुओं के पीछे पीछे जाता, उनके टुकड़ों पर पलता है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट कथन है। देखिए मौलादाद साहिब, हकीम आजकल अभी हाल ही में पेपर हुआ हमारा, आजकल क्या कर रहे हैं परीक्षा में, कथन नहीं पूछ रहे हैं, वो क्रम से कथन पूछ रहे कि पहला कौन सा बोला, बाद में कौन सा बोला, ऐसे पूछ रहा है। इसीलिए रचनाएं लाइन टू लाइन पढ़ना आवश्यक है। देखिए मौलादाद साहिब, हकीम जी ने बड़े बड़े ठहराव के साथ कहा, आपका जो मन आए आए मुझे कहिए, पर सबसे अहम सवाल हिंदुओं की आज़ादी का है, अंग्रेज की ताकत छीनने का है, हिंदू मुसलमान का नहीं है। चुप रह कुत्ते, मौलादाद ने चीख कर कहा। उसकी आंखें लाल हो रही थी और होठ कांप रहे थे। यानी वह कहते हैं हकीम जी कि ये सवाल जो है हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये सवाल यह है कि हिंदुस्तान को जो अंग्रेज़ों से आज़ाद करना। छोड़ो जाने दो, यह वक्त झगड़ा करने का नहीं है। क्षण भर के लिए लक्ष्मी नारायण की टांगों में पानी भर गया, लेकिन हयात बख्श बुजुर्ग आदमी था, उसने स्थिति संभाल ली थी। जाइए हकीम जी, मगर आपके सरपरस्त तो टांगे पर बैठकर निकल गए, यानी जो उनके साथ थे वह आपको अकेला छोड़ गए हैं। हकीम जी धीरे धीरे सरकने लगे थे। सरदार जी भी उसके साथ साथ जाने लगे। लक्ष्मी नारायण जो का त्यों खड़ा रहा, यानी वो तो बड़ा था, चल नहीं हो रहा था। घर जा रहे हो? मौलादाद ने हयात बख्श से पूछा। लीग के दफ्तर में नहीं चलोगे? मैं बाद में पहुंच जाऊंगा, तुम चलो। मौलादाद समझ गया कि हयात बख्श ने जो लक्ष्मी नारायण को अपने साथ ले रखा है। बड़े आदर भाव से दिल पर हाथ रखकर लक्ष्मी नारायण से बोला, खातिर जमा रखिए लाला जी। हमारे रहते आपका कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। हयात बख्श और लक्ष्मी नारायण आगे बढ़ गए। 12 बजे के करीब लीजा टहलती हुई बरामदे में खुलने वाले दरवाजे की ओर आ गई। पर्दे को थोड़ा हटाकर लीजा ने बाहर झांककर देखा। यानी 12 बजने के करीब जो है लीजा जो है टहलती हुई बरामदे में आई, दरवाजे का पर्दा खोला और देखने लगी। झांक कर देखा, बरामदे के बाहर चिलचिलाती धूप सारे सारे बाग में ढकेली थी, यानी सारे बाग में धूप थी। जैसे कांच चमक रहा हो, लगता जैसे ज़मीन में से कोई चीज़ कांप कांप कर निकल रही है, हवा में थरथरा रही है। अभी से धूप इतनी तेज हो गई थी, उसने पर्दा गिरा दिया। अंगीठी के पास से गुजरते हुए उसकी नज़र एक बुत पर पड़ी जो अंगीठी पर बीचों बीच रखा था। बड़ी हुई तो तोल बाला कोई हिंदू देखता जिसके माथे पर लाल और सफ़ेद रेखाएं खींची थी, बैठा हंस रहा था। उसे देखकर लीजा को मतली सी आने लगी। उसे यह भूत बड़ा बड़ा घिनौना लगा। रिचर्ड इसे
कहाँ से उठा लाया है, यानी बुद्ध को। वह बड़े कमरे में आई, वह बड़े कमरे में आई। जगह जगह रखी प्रतिमाओं और बुतों को देखकर उससे उसे जड़ता सा भास हुआ, जैसे वहाँ पर प्रतिमाएं नहीं, बुद्ध वृद्धों के सिर रखे हो, जिन्हें अकेले में देखकर अब कभी कभी उसे झुरझुरी होने लगती थी लीजा को। किताबों और मूर्तियों से भरे इस घर में उसे घुटन महसूस होने लगी थी। कमरे में से घूमती तो उसे लगता जैसे बुद्ध के भूत कनखियों से उसकी ओर देख रहे हैं। रिचर्ड के चले जाने पर चाहते हुए भी वह इन चीज़ों में रुचि नहीं ले सकती थी। उसके चले जाने पर इन सभी चीज़ों में जड़ता आ जाती थी। शायद इसका कारण यही था कि वह अकेली रह जाती थी और दिन दिन भर उसे इन्हीं भूतों और किताबों के ढेरों के साथ बिताना पड़ता था। यानी रिचर्ड ऑफिस में जाने के बाद वह घर में ही रहती थी और घर में खाली वह इन भूतों और किताबों में रहता था, इसलिए उसको इन बातों से घिन आ रही थी। दिन भर अकेले इन्हीं को देख कर वह एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर काटती रहती थी। वह बुद्ध की प्रतिमा के सामने जा खड़ी हुई हुई मन बहलाव के लिए उसने बिजली का बटन दबाया। सचमुच बुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी थी। उसने बिजली बुझा। एक पन्ना ही गायब है यहाँ का तो। नहीं, पन्ना गायब नहीं है। जितनी उसकी पत्नी करती थी, ब्रिगेडियर की पत्नी का सभी स्त्रियों के साथ छोटाई और बड़ाई के आधार पर मेल मिलाप और बड़े अफसरों की पत्नियां अधिक थी, क्योंकि तब रिचर्ड छोटा अफसर था। यानी रिचर्ड जब छोटा अफसर था। शनिचर की रात क्लब में डांस होता, आए दिन पार्टियां होती। यानी किस दिन क्लब में डांस होता था? शनिचर की, यानी शनिवार की रात को क्लब में डांस होता था और आए दिन पार्टियां होती थी। पर लंबे लंबे दिन फिर भी कांटे नहीं कटते। और तभी उसे बियर पीने की लत लग गई। यानी कब लीजा को बियर पीने की लत लग गई? तो जब शनिचर की पार्टियां होती थी और वह लंबे दिन फिर काटे नहीं करते थे, यानी जो बड़े बड़े दिन जो थी वह कटने रहते, तब वह बियर पीने लगी थी, लत लग पड़ी थी। कमरों में आती जाती वह ऊब उठती और बियर का गिलास भर लेती। यानी ऊब उठती थी और बियर का गिलास भर लेती थी और पी लेती थी। बियर एक शराब का नाम है भाई साहब। ऊब से बचने का और कोई उपाय नहीं था। यानी वो लीजा के पास ऊब से बचने के लिए वो क्या करती थी? शराब पीती थी। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, लीजा जो है ऊब से बचने के लिए क्या पीती थी? दूध पीती थी, चाय पीती थी, पानी पीती थी, शराब पीती थी, बियर पीती थी? तो शराब नहीं, बियर पीती थी, याद रखिए। तुम्हारी रगों में ज़रूर जर्मन खून दौड़ता होगा, जो तुम्हें बियर इतनी ज़्यादा पसंद है, रिचर्ड मजाक में कहता। यानी वह रिचर्ड जो है वो अपनी पत्नी से मजाक में कहता था, तुम्हारे खून में जर्मनी खून दौड़ता है, इसलिए तुम ज़्यादा बियर पसंद करती हो। लेकिन लीजा की यह आदत बढ़ती गई थी। कभी कभी लंच के समय रिचर्ड घर लौटता तो लीजा की आंखें चढ़ी होती और वह अस्त व्यस्त सोफे पर पड़ी होती। चुंबनों और आलिंगनों और हिचकियों के बीच वह बार बार कस्में खाती कि आप ज़्यादा बियर नहीं पिएगी। लेकिन अगले दिन फिर वक्त काटे नहीं करता था। ऐसे ही वो जब भी वह दोपहर के समय आती थी और वह जब भी अपने पति से प्रेम करती, आलिंगन करती, चूमती थी, तो वह वादे करती थी कि आज के बाद मैं नहीं पीऊँगी और फिर कल पीती थी। यही हर शराबी की बात होती है। आपकी बार वह आपकी बार वह अधिक स्वस्थ होकर आई थी। आपकी बार वह न केवल रिचर्ड की दिलचस्पियों में शामिल होगी, बल्कि उसके प्रशासन कामों में भी रुचि लेगी और सार्वजनिक कामों में भी भाग लेगी। जानवरों की रक्षा के लिए बताई जाने वाली संस्था क्या काम करेगी? उसने मन ही मन सोचा, मुझे उसमें क्या काम करना होगा। लीजा के मन में जोरों से ललक उठी कि खानसामा जब आए तो उसे बियर लाने के लिए कहे। खानसामा नया था और उसकी इस कमजोरी के बारे में
कुछ भी नहीं जानता। लेकिन खानसामा नौकर नया था और नौकर आने के बाद, खानसामा आने के बाद वह कहेंगे कि बियर लाएगी, लेकिन खानसामा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, न जानता था। क्या वह सोए सोए गली गली, सड़क सड़क घूमेगी, घोड़ों और आवारा कुत्तों को एक एक करके मरवाती फिरेगी? यह कैसा काम होगा? या वह जिले की प्रथम महिला होने के नाते केवल प्रधान बनी रहेगी और काम निचले लोग करेंगे? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कमिश्नर की पत्नी है, तो वह जैसे जिले का प्रथम नागरिक जो है वह जिला अधिकारी रहता है, कमिश्नर रहता है, तो उसी प्रकार जो है, तो वह उसकी पत्नी जो है प्रतिम स्त्री रहेगी। वो क्या काम करेगी, उसके साथ में जो आने लोग हैं वही काम करेंगे। लीजा के मन की स्थिति विचित्र हो रही थी। एक ओर ऊब का भय और दूसरी ओर जिले की प्रथम महिला, जिलाधीश की पत्नी जिलाधीश की पत्नी होने का गर्व, दर्जनों नौकर चाकर, इतना बड़ा बंगला, जो एक ओर भाए भाए रहता करता था, तो दूसरी ओर उसे प्रभुता का भास देता था। मेम साहब यानी खानसामा आया। खानसामा यानी ड्राइवर होता है ख्याल से। मेन साहब, खानसामा सामने खड़ा था। हमारे कमरा में ड्रेसिंग टेबल पर छिपकली मरा है, उसे उठाओ, उठाओ जाओ। उसने दबदबे से कहा। यानी वह लीजा कहती कि हमारे यानी अंग्रेजी लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते। हमारे टेबल के सामने एक छिपकली मरी है, उसको जाकर जाओ निकालो, ऐसी बोलते थोड़ी सी। तो खानसामा ने सलाम किया, हुजूर, कहाँ, और वहाँ से चला गया। यानी कहाँ चुपकली मरी है और से कहाँ और चला गया। लीजा चलती हुई फिर बरामदी की खिड़की के पास आ गई। पर्दा उठाने पर फिर से उसे तपते कांच जैसी चौंधी आती धूप से साक्षात हुआ पर साथ ही बरामदे में एक और लगे छोटे से मेज पर रिचर्ड के दफ्तर का वायु बाबू बैठा नजर आया, जो चिट्ठियाँ छांट रहा था। काले रंग का, छोटी उम्र का बाबू, जिसके सफ़ेद दांत बहुत चमकते थे। यानी वो काले रंग का था। कोई भी काला आदमी रहता है तो उसके दांत सफ़ेद रहते हैं और वो चमकते हैं, उसी प्रकार चमकते थे। और जो हर वाक्य के साथ रिचर्ड से यस सर 2 बार ज़रूर कहता था। यानी 2 बार यस सर कौन कहता था? तो वो उसके ऑफिसर जो बाबू था वह दाएं बाएं सिर हिलाता। उसे देखकर लीजा मुस्कुरा दी। बाबू अंग्रेजी जानता था और उसे अंग्रेजी में बातें करते सुनकर लीजा का बड़ा मनोरंजन हुआ करता था। यानी जो उस रिचर्ड के ऑफिस में जो बाबू था, नौकर था, उससे बातें कर वो अंग्रेजी में बातें करते हुए लीजा का मनोरंजन होता था, याद रखिए। लीजा खाने वाले कमरे के रास्ते बरामदे में आ गई। बाबू रिचर्ड की देखा देखी लीजा ने भी उसे बाबू ही कहकर पुकारा और दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। बाबू अपनी फाइल संभालता हुआ भागकर लीचा के सामने आ खड़ा हुआ। यस सर, यस सर। यानी पहले वो यस सर कहता है और फिर कहता है यस मैम, यस मैडम। बाबू का चेहरा सांवला था और दांत बेहद सफ़ेद थे, और बाबू के शरीर का प्रत्येक अंग जैसे उसके धड़ के साथ बेचों से जोड़ा गया था, क्योंकि उसका कोई न कोई अंग हर वक्त झटका खाकर टेढ़ा हो जाता था। कभी दाया कंधा झुक जाता, कभी बाया घुटना झुक जाता, पर मुंह हर वक्त खुला रहता और सफ़ेद दांत सारा वक्त झिलमिला रहते। ह्यू हिंदू बाबू, यानी वह लीजा कहती कि यू हिंदू बाबू। यस मैडम, बाबू ने तनिक झेपकर कहा। लीजा अपनी सूझ पर खिल उठी। आई गेस्ट राइट, यानी आई गेस्ट यानी तुम मेहमान हो, राइट? यस मैडम, ऐसा वो कहता है। लीजा उसकी ओर देखती रही। देखते वह द्विविधा में पड़ गई, यानी द्विविधा में पड़ गई। उसने किसी आधार पर कहा था कि वह हिंदू है। पोशाक में उसने पतलून कोट टाई पहन रखे थे। यानी वह उस बाबू ने कहा था कि मैं हिंदू हूँ, और पोशाक में उसने पतलून और कोट पहना था। वह सोच में पड़ गई, यानी वह सोच में पड़ गई कि यह हिंदू है या सिख है या कौन है। कौन से चिन्ह होते हैं जिनके एक हिंदू को पहचान जाता है? यानी ये याद रखिए। वह सोच में पड़ गई, कौन से चिन्ह होते हैं, यानी कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं, कौन से ऐसी ये होती कि उससे हिंदू को पहचाना जा सकता है। फिर वह उठ खड़ी हुई और अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर के बालों में कुछ ढूंढती रही। यानी सिर के बालों में क्या जुए ढूंढती होगी? जुए तो नहीं होगे। बाबू झुक गया। 30 साल का बाबू
पीछे पिछले 10 साल से दफ्तर में स्टेनो का काम कर रहा था। यानी वह जो बाबू है कौन सा काम करता था? स्टेनो का, जो शॉर्ट राइटिंग होती है उसका काम करता था। लीजा ही पहली डिप्टी कमिश्नर की पत्नी थी जो बेतल्लुफ़ी से उसके साथ बातें करने लगी थी। यानी लीजा ही ऐसी डिप्टी कमिश्नर की पत्नी थी, जिलाधीश की पत्नी थी, जो बाबू से बातें करती थी। डिप्टी कमिश्नरों की पत्नियां बड़ी रूखानी और अपेक्षा से उससे पेश आया करती थी। बरामदे के सिर पर किचन की ओर जाने वाले छोटे से आंगन में खानसामा बाग का माली और किचन का रसोइया खड़े थे। एक बात याद रखिए, ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कथन है। इम्पोर्टेंट अभी हमने पढ़ा, मैंने बताया, भूल गया। 30 साल से ये, यानी पिछले बड़ा तो बाबू जो था कितने साल से स्टेनो का काम कर रहा था? तो 30 साल के स्टेनो का काम कर रहा है, याद रखिए। 30 साल से जो है वह स्टेनो का काम कर रहा है, याद रखिए। 30 साल, 31 साल से, यानी 30 साल से। बरामदे में जो है लीजा के सामने कौन कौन खड़ा है? बरामदे के सिरे पर किचन की ओर जाने वाले छोटे से आंगन में खानसामा, बाग का माली और किचन का रसोइया खड़े थे और उन्हीं की ओर देख रहे थे, यानी लीजा की ओर देख रहे थे। नो ईट एजेंट देयर, लीजा बोली उस बाबू से। बाबू को सिर से पैर तक झुरझुरी हुई झेप झेप में उसके मुस्कुराते होठ कांप रहे थे। यू आर नो हिटू, यू टोल्ड ए लाई। नो मैडम, आई एम हिंदू, ए ब्राह्मण हिंदू। यानी वह कहता है बार बाबू कि आई एम, नो मैडम, आई एम हिंदू, यानी आई एम हिंदू, ये ब्राह्मण हूँ। यानी मैं ये कहता है कि मैं ब्राह्मण हिंदू हूँ। ओ नो, ओ नो, देन वेदर इज यूर टप्पट। बाबू डर रहा था। शहर में दंगे की आशंका थी और वह कठिनाई से बचता हुआ दफ्तर पहुंचा था। पर लीजा की बात सुनकर वह आश्वस्त सा महसूस करने लगा। काले चेहरे में उसके सफ़ेद दांतों की लड़ी चमक उठी। यानी काला चेहरा था, और कोई भी एक ये सच्चाई बात है, कोई काला रहता है तो उसके दांत सच में चमकते हैं, आप देखिए कभी भी। आई आई हैव नो डब्ट मैडम, देन यू आर नो हिंदू, यानी नो हिंदू, वो कहती है। लीजा ने अपनी तर्जनी उसकी ओर हिलाते हुए हंसकर कहा, यू यू टोल्ड ए लाई। यानी तर्जनी, यानी जो अंगूठी के बाजू का एक उंगली होती है, उसको तर्जनी कहते हैं, याद रखिए। नो मैडम, आई एम हिंदू, टेक ऑफ यूअर कोट बाबू, लीजा ने कहा। यानी फिर वह कहती है कि बाबू कहता है कि नो मैडम, आई एम हिंदू, यानी वो कहती है कि तुम हिंदू नहीं हो, तो वो बाबू कहता है कि आई एम हिंदू, मैं हिंदू हूँ। और वो कहती है कि तुमने कोट कहाँ से लिया, कोट कैसे पहन लिया? लीजा ने कहा। ओहो मैडम, बाबू फिर से झेप गया। टेक ऑफ हरी। बाबू ने मुस्कुराते हुए कोट उतार दिया, यानी वो कोट उतारता है। वेरी गुड नाउ, अनटन यूर शर्ट, बॉट मैडम, टोल डोंट से वाट मैडम से, आई बैग यूर पार्डर, मॉडर्न मैडम, ऑल राइट, अनबंट यूर शर्ट। बाबू निशाय सा लीजा के सामने खड़ा रहा। फिर नकटाई के नीचे हाथ डालकर एक एक करके 3 बटन खोल दिए, यानी एक एक करके वो बटन खोल रहा था। शो मी यूर थर्ड वॉट मैडम, यूर थर्ड वॉट मैडम, शो मी यूर हिंदू थर्ड। बाबू समझ गया मैम साहिब यज्ञोपवीत के बारे में पूछ रही थी। बाबू के यज्ञोपवीत नहीं था, यानी जो यज्ञ करके वो 10वीं जमात पास करके कॉलेज में आने पर उसने छुट्टियां कटवा दी थी। यानी 10वीं कक्षा पास हो जाने के बाद, कॉलेज में आने के बाद उसने छुट्टियां जो है वह कटवा दी थी, यानी जो चोटी रहती है वह कटवा दी थी। कौन सी कक्षा के? 10वीं जमात, यानी 10वीं जमात पास करके, यानी जो 10वीं कक्षा पास करने के बाद आने के बाद उसने उसकी जो चोटी थी वह कटवा दी थी। 12वीं जमात में प्रवेश करने पर उसने यज्ञोपवीत उतार कर फेंक दिया था। यानी जो 12वीं कक्षा में प्रवेश किया, जब उसका यज्ञोपवीत, मेरे ख्याल से यज्ञोपवीत यानी जो जनेऊ रहता है, जो ऐसा वो ऐसी तिरछी ऐसी एक छोटी सी डोर बांधते, उसको शायद कहते होंगे। आई हैव नो थर्ड मैडम, उसने खिसियानी सी मुस्कान के
मुस्कान के साथ कहा, नो थर्ड देन यू आर नो हिंदू। हिंदू यानी ये लीजा कह रही है। आई एम हिंदू मैडम, आई स्क्वेयर बाई गॉड आई एम हिंदू। वह फिर से डरने लगा था। नो यू आर नो हिंदू टू टोल्ड एलाई, यानी लीजा कहती कि तुम हिंदू नहीं हो। आई शेल टेस्ट यूर सॉस अबाउट इट। बाबू का चेहरा पीला पड़ गया। कमीज के बटन बंद कर कोट पहनते हुए उसने घबरा कर कहा, आई आई टेल यू सिसिली मैडम, आई एम हिंदू, माई नेम इज रोशन लाल। रिचर्ड के ऑफिस में जो बाबू था उसका नाम क्या है, तो रोशन लाल है, याद रखिए, रोशन लाल। बट दी कुक्स नेम इज रोशनदीन एंड इज एयर मुसलमान, यानी रोशनदीन तो मुसलमान का नाम होता है, ऐसा जैसे उसको रिचर्ड ने कहा था वह। यस मैडम, बाबू बोला, उसके लिए समझना कठिन हो गया। ही इज रोशनदीन मैडम, आई एम रोशन लाल, यानी वो कहती कि वो जो है वह रोशनदीन होता है, आई एम रोशन लाल हूँ मैं। आई एम हिंदू, ही इज मुस्लिम, नो रिचर्ड टोल मी यू पीपल हैव डिफरेंट नेम्स। फिर बाबू की ओर तर्जनी उठाकर झूठे आक्रोश के स्वर में बोली। वाह बाप, ये थोड़ा सा हम ये हो गया, कहाँ पर थे। यहीं पर थे, ये गोपी का हो गया था। यानी रोशनदीन एंड इज योर मुसलमान। यस मैडम, बाबू बोला, उसके लिए समझना कठिन हो गया। ही इज रोशनदीन मैडम, आई एम रोशन लाल, यानी मुस्लिम जो है रोशनदीन होता है और हिंदू में जो है वह रोशन लाल, और मैं हिंदू हूँ ऐसा कहती है। नो रिचर्ड टोल्ड मी यू पीपल हैव डिफेंस नेम्स। फिर बाबू की ओर तर्जनी उठाकर झूठे आक्रोश के स्वर में बोली, नो बाबू, यू टोल्ड लाई, आई शेल टेल यूर बॉस। बाबू का बाबू का गला सूख रहा था और दिल धड़कने लगा था। शहर में गड़बड़ के कारण ही तो यह पूछताछ नहीं हो रही, यानी मैडम जो शहर में जो है दंगा फसाद हो रही है, इसके कारण तो मैडम नहीं पूछ रही है, ऐसा वह सोच रहा है। कौन? वह बाबू। मेम साहिब चाहती क्या है? सहसा लीजा ऊप उठी, यानी सहजा लीजा ऊप उठी। नो बाबू, गो बाबू, यानी बाबू तुम जाओ कहती है। गो बाबू, वो ये आज का जो बाबू शोना शब्द है यही से आया होगा मेरे ख्याल से। आई शैल डेड एवरीथिंग टू यूर बॉस। बाबू ने बरामदे के फर्श पर से अपनी फाइल उठाई और पीछे मुड़ गया। अभी वह बरामदा लांग कर जा ही रहा था जब लीजा ने फिर से आवाज़ लगाई, बाबू। बाबू मुड़ा, यानी वो तो बाबू कहाँ और बाबू मुड़ गया। कम हियर, यानी कम हियर, तुम इधर आओ। और नज़दीक आने पर लीजा ने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा, वेयर इज यूर बॉस, यानी वेयर इज यूर, तुम्हारा बॉस। इन दी ऑफिस मैडम, यानी हमारा बॉस ऑफिस में है, ऐसा वो कहते हैं। ही इज़ वेरी बिजी मैडम, यानी ही इज़ व्यस्त है कहते। ऑल राइट गो, यू एंड यूर बॉस गो एंड आउट आप हियर, उसने चिल्लाकर कहा। यस मैडम, और फिर कांपता हुआ मुड़ गया। बाबू के चले जाने के बाद लीजा को जैसे मतली आने लगी। उसका हथौड़ा मुड़ फिर विरक्ति और वितृष्णा में बदलने लगा। बाबू को कंधे झुकाते हुए जाता देखकर उसे लगने लगा जैसे कोई लसलसा सा जीव जा रहा है। न जाने रिचर्ड कैसे इन लोगों के साथ दिन भर काम करता है। एक गहरी हुक सी उसके मन में उठी और वह उन्हीं कदमों बंगले के अंदर जाने के लिए मुड़ गई, यानी
कमरे के अंदर, बंगले के अंदर जाती है और यहाँ से जो है 8 प्रकरण प्रारंभ होता है और 7वां प्रकरण समाप्त होता है, यानी 7वां खंड। शहर में सब काम जैसे बटे हुए थे। कपड़े की ज़्यादातर दुकानें हिंदुओं की थी, यानी शहर में किसकी ज़्यादातर कपड़ों की दुकानें किसकी थी? हिंदुओं की थी। जूतों की मुसलमानों की, यानी जूतों की दुकान किसकी थी? मुसलमानों की थी। मोटार लारियों का सब काम मुसलमानों के हाथ में था। शहर में ज़्यादातर दुकानें कपड़ों की हिंदू की थी और जूतों की दुकानें जो थी वह चमारों की न होकर किसकी थी? ज़्यादातर देखा जाए तो जो चमार होते उसकी जूतों की दुकान होती है, लेकिन मुसलमानों की जूतों की दुकान और मोटर लारियों की दुकान भी थी। अनाज का काम हिंदुओं के हाथ में था, यानी अनाज का काम कौन करता था? हिंदू के हाथ में था। छोटे छोटे काम हिंदू भी करते थे, मुसलमान भी, यानी जो छोटे छोटे जो अन्य मजदूर वर्ग है, जैसे हिंदू हिंदू में भी मजदूर वर्ग है और मुसलमान में भी, वो लोग छोटा छोटा जो काम मिलता था वो करते थे। शिवालय का बाजार किसी दुल्हन के चेहरे की तरह खिला हुआ था, यानी शिवालय का बाजार जो था वह खिला हुआ था। वहाँ रोज जैसी जैसी ही रोशनी थी, कोई नहीं कह सकता था कि कहीं कोई तनाव पाया जाता है। सुनारों की दुकानों पर अनेक अनेक बुर्के वाली गांवों की औरतें चांदी के जेवर खरीदने बनवाने के लिए जगह जगह बैठी थी। हकीम लाभराम की दुकान के सामने दवाइयाँ कूटने वाले दो कश्मीरी मुसलमान नाक मुंह लपेटे, यानी यह याद रखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। लाभराम हकीम लाभराम के दुकान के सामने दवाइयाँ कूटने वाले जो आयुर्वेदिक है, दो कश्मीरी मुसलमान नाक मुंह लपेटे डोरी में दवाइयाँ कूट रहे थे। कुबड़े हलवाई की दुकान पर लगभग रोज जैसी ही भीड़ थी। खोमचे वाला संतराम, यानी खोमचे वाले का नाम क्या है? तो संतराम है, याद रखिए। संतराम आज भी ठीक 1 बजे अपनी हथगाड़ी धीरे धीरे चलाता हुआ सराफों का बाजार लांघकर शिवालय के बाजार में आ गया था और रोज के ही मुताबिक दर्जी खुदा बख्श, यानी दर्जी का नाम खुदा बख्श है, याद रखिए, दर्जी का नाम खुदा बख्श, और उसके 2 भाइयों के लिए आधी आधी छटांग हलवाई के 3 पत्ते बनाकर भेज रहा था। वातावरण में स्थिरता थी। सुबह ही घटना से पैदा होने वाला तनाव कुछ दब गया था, कुछ बिखर गया था। सड़कों पर चहल पहल थी। खुदा बख्श की दुकान के सामने गली के सिरे पर कमेटी का कारिंदा सीढ़ी लगाकर दीवार में लगे कैंप की चिमनी साफ कर रहा था और लैंप में तेल डाल रहा था। नगर का कार्यकलाप फिर से जैसे संगति में लय चलने लगा था। जब इब्राहिम ई- इफ- इफ्रोश इब्राहिम इब्राहिम इब्रफरोश कंधों और पीठ पर से तरह तरह की बोतलें लटकाए एक गली से दूसरी गली में, यानी इत्र फरोश, जो इत्र बेचने वाला, जो परफ्यूम बेचने वाला, याद रखिए। इससे पहले दिसंबर माह में इत्र फरोश को कौन मारता है, ये प्रश्न पूछा गया था। गली से दूसरी गली इत्र इत्र फुलेल की आवाज़ लगाता अपनी स्थिर चाल से गुजरता जाता, तो लगता नगर की इस धुन पर उसके पांव उठ रहे हैं। इसी धुन पर औरतें अपने धड़े लेकर गली के नल पर अपने घड़े लेकर गली के नल पर जाती। इसी धुन की लय पर सड़कों पर टांगे चलते। इसी धुन पर बच्चे स्कूल जाते लगता शहर का सारा व्यापार किसी मिट्टी सहज धुन पर चल रहा है। लगता किसकी एक कड़ी टूटेगी तो सांझ के सारे सारे तार टूट जाएंगे, या यूं कहें कि शहर की सभी क्रियाएं मिलकर किसी सतत संगीत का निर्माण करती, जो शहर के दिल की धड़कन के साथ साथ बजता था। शहर में लोग जवान होते हैं, यानी शहर में लोग जवान होते हैं, इसी लय पर बूढ़े होते हैं, तो इसी पर पीढ़ियाँ अपना जीवन व्यतीत करती, यानी शहर में लोग जवान होते हैं, इसी लय पर बड़े होते हैं, इसी लय पर, यानी इसी भाग दौड़ के, इसी चमचमाहट में बड़े होते, बूढ़े होते और मर जाते हैं, व्यतीत करती हुई चली जाती है। आप इसे संगीत कह लीजिए या नाजुक सा संतुलन, जिसमें व्यक्तियों के आपसी रिश्ते, जन समूहों के आपसी रिश्ते एक विशेष धारा पर स्थिर हो चुके होते हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि शहर के जीवन
जीवन में लहरें नहीं उठती थी। यानी यह तो नहीं कहा जा सकता कि शहर के जीवन में लहरें नहीं उठती। कांग्रेस के आंदोलन चलते तो ज़बरदस्त लहरें उठती थी। हर साल हर साल गु हर साल गुरु पर्व के अवसर पर सिखों का जुलूस निकलता। यानी किस अवसर पर सिखों का जुलूस निकलता था, तो गुरु पर्व के अवसर पर, याद रखिए। शहर में तनाव आ जाता था। जामा मस्जिद के सामने से जुलूस बाजा बजाता हुआ निकलेगा या नहीं, उस पर पथराव होगा या नहीं। मुसलमानों के ताजिए निकलते और छातियाँ पीटते या हुसैन हुसैन बोलते। पसीने से तर मुसलमानों की मंडलियाँ निकलती, तब भी शहर में तनाव आ जाता। पर इसके बाद तनाव ढीला भी पड़ जाता और जन साधारण के जीवन की गति फिर से इसी लय पर चलने लगती। फिर से बात बात करने में स्निग्धता आ जाती। फिर से लोग हंस खेल कर दिन बिताने लगते। दर्जी खुदाबख्श, यानी दर्जी का नाम खुदाबख्श है। दर्जी खुदाबख्श की दुकान पर सरदार हकीम सिंह की पत्नी उल्लाहना दे रही थी। वे बख्शिया, तू कपड़े की दे से मरने से या फेरे से ही परवादा रहेंगे। कभी हमारे कपड़े भी सी कर देगा। रोज तेरी दुकान के चक्कर ही मारती हूँ। खुदा बख्श मुस्कुरा दिया। शहर की सभी हिंदवासियाँ सरदारनियाँ, विशेषकर खाते पीते घरों की औरतें उसे बख्शा ही कहकर पुकारती थी। यानी जो बड़े घर की स्त्रियाँ जी थी, सरदारनी, हिंदुवासिनियाँ, यह जो है बख्श को वह बख्शा कहकर पुकारती थी। बख्शे की दुकान पर शादी के लिए सिले जाने वाले कपड़ों का ढेर लगा रहता था। यानी कौन से कपड़े बख्शे की जो ये दुकान पर पड़ा रहता था, तो वह शादी में कपड़े सीने वाले। जद में कहूदा कहूदा रिहा वो भी भेजो, कपड़े भेजो। कपड़े तुसा 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 तुझ न किंता, झामिया सरदारनिया लंगा दितिया, हुन बकत ता लहंदा। यानी ये पंजाबी शब्द। 16 हाथ ता नहीं मेरे। जब मैं कहता था, बीबी बीबी लाओ कपड़े, आपने कोई कोई परवाह न की। यानी जब खुदाबख्श कपड़े मांगता था सीने के लिए, तब नहीं परवाह की। सारा जाड़ा बीत गया, अब वक्त तो लगेगा। यानी सारा जाड़ा बीत गया, शादी का मौसम आया, तो अब वक्त लगा। मेरे 16 हाथ तो नहीं। यानी वो कहता है कि मेरे तो 16 हाथ नहीं है, तो जल्दी जल्दी काम करो, मेरे तो 2 ही हाथ है। क्यों, जाड़ा कैसे बीत गया? फिर वो कहती कि जाड़ा कैसे बीत गया, क्यों भला? शिवराम के बेटे के ब्याह के 15 दिन बाद अपने बेटी की सगाई की थी या नहीं? तब कौन सा महीना चल रहा था? यानी वह शिवराम के भला क्यों नहीं? यानी शिवराम के बेटे के ब्याह, यानी शिवराम के बेटे की जब ब्याह हुआ, शादी हुई, तब उसके 15 दिन बाद आपने आपकी बेटी की सगाई की थी या नहीं? किसने? सरदारनी ने। हकीम सिंह की पत्नी हंसने लगी। हकीम हाँ भाई, तू सब जानता है। अब बोल, बेटी का सूट कब देगा? यानी आप बोल, बेटी का कब सूट देगा? कारज कब है? यानी कारज कब है? कहता है, वहाँ जी, बेटी की सगाई का दिन तुझे याद है, ब्याह का दिन नहीं जानता। यानी कारज का अर्थ ब्याह है, याद रखिए। कारज का अर्थ ब्याह, शादी है, याद रखिए। पूछा जा सकता है कारज का अर्थ क्या होता है, तो ब्याह है, याद रखिए। और वो कहती कि तू बेटी की सगाई का दिन जानता है, याद है, लेकिन ब्याह की याद नहीं है तुझे। 25 को है ना? यानी 25 को है, याद है। आज कौन सी तारीख है? 5 तारीख है। यानी आज 5 तारीख है, तो वह कहता है कि दे दूंगा नहीं। बता कब देगा? ब्याह कारज वाले दिन तू चक्कर लगवाएगा। यानी शादी के दिन चक्कर लगेगा। मैं तुझे जानती नहीं हूँ। जैसे विद्या के ब्याह पर भी तूने ऐसे ही किया था। उधर बारात आने वाली थी, इधर जरी के सूट के लिए मैं बार बार आदमी भेज रही थी। किसके? जो विद्या, जो दूसरी बेटी थी, उसकी शादी में भी तुमने ऐसा किया था। वह अभी बात कर रही थी, जब उसके पीछे से किसी ने बक्से की झोली में कपड़े का एक पुलिंदा फेंका। यानी कपड़े का पुलिंदा बेंदा, हरे रंग का रेशमी कपड़ा, साथ में तिल्ले का बॉर्डर। बख्शिया, कपड़े को माप लेना और ज़रूरत हो तो बुद्ध सिंह की दुकान पर से मेरा नाम लेकर ले लेना, किसी ने फेंक कर कहा। एक महिला थी। बख्शे ने कपड़े के एक कोने पर लब लगाकर उसे भिगो लिया। फिर कान के पीछे खोसी पेंसिल निकालकर कपड़े की
आँक लिया और यानी कपड़े आँक लिया, माप लिया, बगल वाली अलमारी में डाल दिया। अलमारी ब्याह शादी के लिए सिलने वाले कपड़ों से भरी थी। दे दूंगा, मैं खुद घर पर पहुंचाऊंगा, यानी दे दूंगा, मैं खुद घर पर पहुंचाऊंगा कहता है। तो बातें बहुत करता है, आपकी वक्त पर कपड़े नहीं नहीं दिए तो मैं तेरी दुकान पर कभी पैर नहीं रखूंगी। कोनो सरदारनी कहती है, हर हकीम सिंह की पत्नी कहती है। और हकीम सिंह की पत्नी दुकान पर से चली गई। औरत चली गई तो खुदा बख्श की नज़र शिवालय की दीवार पर पड़ी। कोई आदमी उस पर चढ़ा हुआ था, यानी शिवालय की दीवार पर। खुदा बख्श ने ध्यान से देखा गोरखा चौकीदार था, पर यह वहाँ पर क्या कर रहा है? दीवार के पीछे शहर का पुराना मंदिर था, जिसका कलश दूर दूर से चमकता नजर आता था, यानी किसका शिवालय का कलश जो है दूर से चमकता हुआ नजर आता था। उसी मंदिर की दीवार के ऊपर एक एक घड़ियाल लगा था, यानी एक घड़ियाल। गोरखा चौकीदार उसी घड़ियाल को साफ कर रहा था, यानी वो बुजुर्ग ने कहा था कि साफ करिए, इसलिए वह देखो तो वह क्या है। खुदा बख्श ने आपने एक कारिंदे से कहा जो उसके पास ही बैठ मनीना मशीन पर कपड़ा सी रहा था। घड़ियाल दुरुस्त किया जा रहा है, कारिंदे ने कहा। या अल्लाह, खुदा बख्श के मुंह से निकला, शहर में फिसाद का डर है। फिर दोनों चुप हो गए। सन 26 के फिसाद के बाद, यानी सन 1926 के फिसाद के बाद यह घड़ियाल लगाया गया था, यानी 26 के बाद, सन 1926 के बाद यह घड़ियाल शहर में लगाया गया था। तब से अब तक उसकी चमक बहुत दूर जाती रही थी। धूप और बारिश के कारण उसके आसपास की दीवार पर से भी पलस्तर उखड़ गया था। पहले पिसादों के समय खुदा बख्श 20-22 बरस का युवक था, जब उसे दंड पेलने और कसरत करने का शौक था। यानी जब तरुण था वह कौन सा व्यायाम करता था? कसरत करने का शौक था। और कसरत करने में कौन सा वो करता था? तो यहाँ पर युवक था। जब उसे दंड पेलने का, यानी दंड पेलने का और कसरत करने का शौक था, उन्हीं दिनों वह अपने बाप की दर्जी की दुकान पर बैठा था। उन्हीं दिनों घड़ियाल यहाँ लगाया गया था। अब खुदाबख्श अधेड़ उम्र का हो चला था और शहर में बिरले ही कोई ऐसा ब्याह होता होगा जिसके कपड़े सिलने के, यानी शहर के हर एक ब्याह में शादी के कपड़े जो है इसके यहाँ से ही सिए जाते थे। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं और आगे का भाग में देखते हैं। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।